रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अद्भुत अद्भुत, बहुत मिठास, क्या बात है, क्या बात है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, बिल्कुल ठीक बात है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया है। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। अद्भुत अद्भुत, जबरदस्त, सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। द बड़ा भारत शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडिया के हमारे कुछ खास लोग जो हमारे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उनकी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आज की मेहमान कौन है? आज के जो मेहमान है, माँ सरस्वती का इनके पास एक वरदान है। ये सुर संगीत से मिली इनको सोशल मीडिया पे बड़ी पहचान है। जब ABC पढ़ते हैं, ABCD पढ़ने की उम्र में सारे गामा गाया इन्होंने। नाकामयाबी मिली, पर उसमें नाकामयाबी में न को हटाया इन्होंने। हाँ, तो यानी कि नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने वाली बिहार की ब्रांड एम्बेसडर, खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर फॉर बिहार इलेक्शन कमीशन। स्वागत करिए बिहार की आइकॉन मैथिली ठाकुर जी का। थैंक यू सो मच। सिंगिंग तो बहुत लोगों को हम सुनते आ रहे हैं, जो अपने भजन भी गाते हैं, संगीत, और इसमें लता मंगेशकर जी भी रही, अनूप जलोटा जी, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, इस सब ने बहुत अच्छा गाया। आपने छोटी उम्र में ही बहुत प्रतिभा दिखाई है। तो क्यों नहीं आज का इंटरव्यू की शुरुआत भी किसी भक्ति संगीत से हो जाए, जो आपको पसंद आता हो, उसकी 2 लाइन गाएं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अद्भुत अद्भुत, बहुत मिठास, क्या बात है, क्या बात है। अभी समझ आया सोशल मीडिया पे आपकी इतनी फॉलोइंग कैसे हो गई। सिंगर्स तो और भी बहुत है, सोनू निगम के भी 2-2.25 मिलियन फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे यहाँ बी प्राक आए थे अभी मेरे जन्मदिन पे, बड़ा अच्छा फाउंडर्स डे पे उनके भी लगभग 2 मिलियन के आसपास है। पर मैं देख रहा था कि मैथिली ठाकुर, आपके 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। फेसबुक पे तो आई थिंक शायद बहुत ज़्यादा, 14 मिलियन है। तो दिस इज़ अमेजिंग। कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जो इतने फॉलोअर्स आपके बढ़ गए सोशल मीडिया पे? ये नंबर्स एक्चुअली मुझे खुद ध्यान नहीं रहते कि मेरे कहाँ पे कितने हैं। पापा देखते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि अच्छा अभी ये अच्छा हो रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है लोगों को, तो ऐसे और गीत गाने हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी था नहीं। मैं 2018 से मैं एक्टिव हुई और सबसे पहली बार मैंने फेसबुक पे अपना पेज बनाया, अपना यूट्यूब बनाया 2017 के एंड में। 2018 से मैंने इस पे काम करना शुरू किया और तब से मेरा बस एक ही काम था कि मुझे जो आता है वो लोगों को सुनाना है। तो हम लोग रॉ फ़ोन पे वीडियो बनाते थे, पंखा बंद करके, बिल्कुल सारा सन्नाटा हो, मम्मी को बोल के कि अभी किचन का काम नहीं करना, क्योंकि हम लोग 5 लोग एक ही रूम में रहते थे। तो सब एक शाम का टाइम बनाते थे। उस समय क्या होता था, पंखा बंद करने के बाद भी गर्मी नहीं लगती थी शाम के समय। तो फ़ोन मम्मी को पकड़ाते थे कि आप वीडियो का रिकॉर्ड जब हम गाना शुरू करें तो ऑन कर देना।
तो उसी हिसाब से रॉ वीडियो बनाते बनाते वो पोस्ट करना शुरू किए। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि उसको 10 लाख लोग 15 लाख लोग एक दिन में देखेंगे। फिर धीरे धीरे करते गए, जैसे जैसे हमारे पास थोड़े थोड़े फंड आने शुरू हुए तो उसको हमने लगाना शुरू किया, अच्छे क्वालिटी में बनाना शुरू किया। माता पिता ने आपको बहुत सपोर्ट किया, हाँ? उन्हीं के सपोर्ट से ही सब कुछ हो वो पाया। छोटी उम्र में, मतलब जिस समय बड़ा टेंशन रहता है कि उस समय मुझे लगता है कि उनका आपको काफ़ी सपोर्ट रहा कि पढ़ाई हो रही है ठीक, नहीं हो रही है ठीक, म्यूज़िक की पढ़ाई पूरी करते रहो, ऐसा मुझे कोई बताया? क्या ये बात ठीक है? पढ़ाई से पापा को उतना वो नहीं था कि तुमको इतना स्कोर करना ही है, क्योंकि पापा को ये था कि म्यूज़िक ही करना है। बाकी पढ़ने का मन हो तो ठीक है, तुम बोलोगे पढ़ने का मन है तो एडमिशन करा देंगे, पढ़ाई कर लेना, लेकिन करना तो यही है। तो इस तरीके से हमको भी काफ़ी एश्योरिटी थी कि पापा कभी डांटेंगे नहीं, लेकिन मन में ये भी था कि जब स्कूल जा ही रहे हैं और जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल ही रहा है तो क्यों ना अच्छे से पढ़े। तो आपने क ख ग भी अच्छे से पढ़ा, सारे गा मा पा भी अच्छे से पढ़ा, दोनों पे ध्यान लगा। पर लेकिन कमाल की बात है, जब आप पहली बार स्कूल गई तो मैंने सुना सीधा 6th स्टैंडर्ड में गई थी आप? हाँ, मैं 5वीं में पहले गई थी ताकि मुझे वो टीसी मिल जाए, ताकि मैं 6ठी में एडमिशन ले पाऊँ। तो बाकी पढ़ाई घर पे हुई थी? हाँ, उससे पहले मैं घर पे ही पढ़ रही होम थी। स्कूलिंग? हाँ, और जब मैं नई नई दिल्ली आई थी, शायद मैं 6.5 साल की थी, तब मैंने 5वीं में एडमिशन लिया था। तब वो एबिलिटी टेस्ट के हिसाब से, तो स्कूल में सिर्फ 5th तक ही था, तो उन्होंने मुझे 5th में लिया था। मैं मैथ्स में स्ट्रांग थी उस समय। क्या होता था कि हमारे यहाँ के लोग मैथ्स ही को और इंग्लिश को, ग्रामर को ही पढ़ाई मानते हैं। जितने बिहार के लोग हैं मोस्टली ऐसा ही है कि अगर मैथ्स और इंग्लिश सध गया तब तो सब कुछ अपने हाथ की बात है। तो मैं उस समय भी 6.5-7 साल की थी और 8वीं के अलजेब्रा स्पेशली बहुत प्रैक्टिस करवाते थे, तो वो मैं करके मैंने एडमिशन ले लिया 5वीं में। 5वीं तो बीत गई, फिर मुझे 5 साल का गैप लेना पड़ा कि अब 6ठी में जाऊँ तो मैं उस लेवल की हो जाऊँ, उस एज की हो जाऊँ, ताकि अब मैं 6ठी में एडमिशन ले पाऊँ। तो 6ठी से मेरी रेगुलर पढ़ाई शुरू हुई। तो मैंने सुना जब 6ठी में गए तो आपने सबको 6ठी का दूध याद दिला दिया? नहीं नहीं नहीं, 6ठी में गड़बड़ हुआ था मेरे साथ। 6ठी में मैं उस समय तक वो था ना कि दिल्ली में इंग्लिश बच्चे बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं और बहुत उनका दिनचर्या, एक बोलते हैं ना कि रोज़मर्रा की भाषा ही इंग्लिश में होती है। हमारे स्कूल में भी इंग्लिश में बात करते थे, ऊपर से प्राइवेट स्कूल था और द्वारका का सबसे टॉप स्कूल में से एक है बाल भवन। हुआ भी ये था कि मैं 5वीं में मैं एक सरकारी अपने स्कूल को, नगर निगम को रिप्रेजेंट कर रही थी एक ट्रेड फेयर के कंपटीशन में। मैंने गाया और वहाँ के सारे आसपास के सभी स्कूल के बच्चों को मैंने बीट किया। तो उसमें बाल भवन के लोग भी थे और एक शशि सर थे, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया बाल भवन स्कूल में। तो उसके बाद से जितने भी कंपटीशन हुए तो स्कूल को मैंने तो जब आपने एडमिशन हुआ, हाँ, तो एक तरफ ज्ञान एक तरफ गान, दोनों का बैलेंस बनाना, गान का और ज्ञान का, वो सब पता नहीं क्या, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं कि कैसे होते गया, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया। तो आपके दादाजी आपके पहले गुरु थे? कोई ऐसा म्यूजिक का लेसन जो आपने दादाजी से सीखा? ठाठ से जियो ठाठ से गाओ, किशोरी जी की सेवा में लगी रहो, और यही 4-5। किशोरी जी मतलब श्रीमती राधा रानी? नहीं, अच्छा। हमारे वो उनको भी एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन बाबा तो सिर्फ राम सीता ही, उनको भी किशोरी जी मतलब बोलते, ठीक है। राम जी जब से उनका जन्म हुआ और जब से सीता जी समा गई पृथ्वी के अंदर, मुझे लगता है कि उन्होंने एक एक चीज़ को मुझे इस तरीके से सुनाया है ना कि उन्हीं के मुंह जुबानी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के नज़रिए से मैंने अपने वो भगवान को संस्कार देखा है। बहुत काम आया है आपके, मेरे को लगता है उसने काफ़ी मजबूत फाउंडेशन बिल्ड किया। और ऐसे ही मेरे भी अपने जीवन में गुरु हैं, भगवान कृष्ण हैं, मेरे अपने गुरुदेव भी हैं। तो वैसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो वो तो सबके गुरु हैं ही। कोई कृष्ण पे भी आपने बहुत भजन गाए हैं, मीराबाई का कोई भजन, कोई 1 लाइन 2 लाइन अगर आप सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ से बड़ी पॉपुलर हुई हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं आपको उसमें। बंसी वारा जो मारे देश, बंसी वारा जो मारे देश, थारे सावरे सूरत वारा भेस, थारी सावरी सूरत वारा भेस, बंसी वारा जो मारे देश, बंसी वारा जो मारे देश।
person. लवली, फैंटास्टिक, सुपर सॉलिड, बहुत खूब। बड़े आप फोक सिंगिंग बहुत करते रहे हैं। मैंने सुना आपने कोई प्रण लिया है कि मैं बॉलीवुड का कोई गाना नहीं गाऊंगी, या बॉलीवुड से थोड़ा आपका नाता आपने तोड़ के अलग कर लिया। ऐसे तो रियलिटी शोज़ में आपने भी अटेम्प्ट किया था, या मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं, और वहाँ लोगों का एक सपना होता है, चाहे वो अरिजीत सिंह आए वहाँ, या श्रेया घोषाल आए, या नेहा कक्कड़ आए, कि भाई प्लेबैक सिंगर इनके जैसा सब सोचते हैं मुझे बनना है। मुझे अभी अपने जनरेशन के लोग या फिर आने वाले जनरेशन के लोगों के लिए एक ये एग्जाम्पल सेट करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्लेबैक सिंगर है तभी आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं या फिर सक्सेसफुल सिंगर हैं। मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि संगीत के क्षेत्र में एक इतना बढ़िया फील्ड है जो अपने पारंपरिक गीतों को लेकर के हम अगर आगे बढ़े तो हमें वहाँ से भी पहचान मिल सकती है। तो इसीलिए मुझे बहुत रेयर है आज के समय में, फिर भी आपने ये चूज़ किया कि मैं आध्यात्मिक और उसके साथ साथ लोक संस्कृति को बचाते हुए जो हमारे पुराने जो ऐसे पारंपरिक गीत हैं जो अभी के समय पे किसी की ज़ुबान पे याद नहीं है, और हमारी जो दादी नानी ये लोग जब नहीं रहेंगे तो उनके बाद कौन इसको सुनाने वाला है। तो मैं इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि हमारे आने वाले जनरेशन भी ये वाले गाने सुन सके। आज आप पॉपुलर है। मैंने सुना एक दफ़ा कि आप कुछ रियलिटी शोज़ जो होते हैं अपने लिटिल चैम्प्स या इंडियन आइडल, राइजिंग स्टार, उन सब में अटेम्प्ट किया, फेलियर भी मिले। कई लोग आते हैं इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं तो भी रेलेवेंट नहीं रह पाते। आप रेलेवेंट भी बने रहे पिछले कुछ सालों में, मैंने देखा पिछले 5-7 सालों में, क्योंकि आपके फेसबुक आई थिंक 12-15 मिलियन अगर फॉलोअर हो गए या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें आपकी रेलेवेंस का बहुत काम रहा। आपने सोशल मीडिया पे मिलने से पहले, मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं खुद ही एडिट भी कर लेती हूँ, खुद ही वीडियो बना लेती हूँ, घर पे खुद सब कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है रेलेवेंस आपने कैसे बना के रखा? क्या था ऐसा जो लगा कि यार नहीं, मेरे को गुम नहीं होना है बिल्कुल भी, मैं यहाँ हार गई, लिटिल चैम्प, इंडियन आइडल या कुछ भी जितने भी हैं, मेरे को आगे बढ़ने का है? क्या विचार था वो? मुझे ये लगता है रियलिटी शो का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला मुझे। हार जाने के बाद, हारने के बाद भी जीतने के बाद मेरा प्रेजेंस ही काफ़ी था। मुझे ऐसा लगता है मुझे लोगों ने देखा, मुझे बस ये था कि लोग मुझे देखें एक बार, चाहे मैं हारूं या जीतूं, लेकिन एक अपनी छाप लोगों के मन पे छोड़ के जाऊं कि सबको याद रहे कि अरे मैथिली नाम की लड़की थी और अच्छा गाती थी। उसके बाद क्या होता है कि कई सारे मैं खुद कहीं ना कहीं उसमें फंसते बची हूँ। हम लोग जब 3 महीने का समय बड़े से शो में सब बड़े अनिल कपूर आ रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा आ रही हैं, श्रद्धा कपूर आपके फेवरेट हीरोइन आ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा होता है अरे हम भी बड़े स्टार बन गए हैं, हम भी बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, हमको भी वो ट्रीटमेंट मिल रही होती है। घर आने के बाद बहुत ही खुद को काम करना, ये फील करना कि नहीं अभी बस शुरुआत हुई। ये नहीं कि आप एक सेलिब्रिटी बन गए या टॉप 2 में रनर अप रही थी, मैं जीतते में बस 1% से रही थी। तो ये नहीं फील होने देना कि हम बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ से मेरी एक सफ़र की शुरुआत हुई। मैं भी नहीं चाहती थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि ये भी फर्स्ट आए हैं, हमारे से पहले ये फर्स्ट आए हैं, इतने सारे लोग फर्स्ट आए हैं, लेकिन अभी के समय पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको ज़्यादा सुन नहीं पाती हूँ, लोग उन्हें ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, कौन दिशा में लेके चला रे बटुआ, या आपने भी गाया? मुझे भी काफ़ी पसंद है ये गीत, मुझे बहुत पसंद आया। नदिया के पार का, नदिया के पार, हाँ, कौन दिशा लेके चला रे बटुआ, एक लाइन गा सकते हैं उसके? हाँ श्योर। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, है ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा। अद्भुत, जबरदस्त, सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को फिलॉसफी के कारण गाना अच्छा लगा था ये, कि कौन दिशा में लेके चला रे बटुआ, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं, हाँ, जरा ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे। तो समटाइम्स हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं मालूम, थोड़ा रुकना चाहिए, रुको, ठहर जरा देखने दो भाई, ठीक दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कहीं गड़बड़ जा रहे हैं। वैसे ही आजकल एक आ गया सिस्टम, इसको बोलते हैं ऑटो ट्यून। तो उसमें क्या कोई भी गाता है, आवाज़ सुरीली हो जाती है। सलमान खान सिंगर बन गए, आलिया भट्ट बन गए, आमिर खान बन गए ऑटो ट्यून के चक्कर में। तो बड़ा फायदा तो हो रहा है। म्यूजिक लवर को अगर समझ में कैसे आए कि यार ये बंदा अच्छा गाता है नहीं गाता, क्योंकि अपने लोग को तो नॉलेज ही नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि
3 से 5 से 6 साल के अंदर एक ऐसा नया ट्रेंड अलग आता है, उसके बाद तब लोग उस तरफ बढ़ जाते हैं। अरिजीत सिंह का ट्रेंड वहाँ चले जाएंगे, बादशाह का ट्रेंड आया फिर वहाँ चले जाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं सिंगर को, और केवल सिंगर नहीं मैथिली, हर इंसान को अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए क्या करना चाहिए? बॉलीवुड में ऐसा कौन सा सिंगर है जिसकी हाइप बहुत है लेकिन दम नहीं है? तो एक तो अनूप जलोटा जी हैं जिनको भजन सम्राट कहा जाता है, लेकिन जब आपकी बात होती है तो दिमाग में ना रामायण, सीताराम, राम का वनवास, ये सब बहुत आता है नेचुरली, या शायद मैंने स्पेसिफिकली, मुझे जानकारी आपके विषय में उस दृष्टिकोण से है, आपकी यूएसपी भी है। इस पे आपका कोई अगर फेवरेट हो जो आपको आंख बंद करके गाने में बहुत अच्छा लगता हो, उसकी अगर आप एक लाइन हमें सुना सकें। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बहुत सुंदर, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, बिल्कुल ठीक बात है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक। कलो ना अस्त्येव ना अस्त्येव ना अस्त्येव गतिरन्यथा, कलयुग में इसके अलावा कहीं गति नहीं मिल सकती। तो हरि का नाम नहीं तो जीना क्या। दो भाई भी आपके साथ में रहते हैं? हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। क्या बढ़िया तबला बजाते हैं, क्या नाम है उनका भाई का? ऋषभ ठाकुर, और जो मेरे साथ गाते हैं वो अयाची ठाकुर। तीनों साथ में मिल करके ऐसा अलग कॉम्बिनेशन बना दिया कि इस समय देश आज आपके इतने भजन सुन रहा है। विजन क्या है आगे आपका, क्या करना चाहती है मैथिली? मैं लोगों के लिए एक, मतलब मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अपने से पहले शायद मैं जो करना चाह रही हूँ अभी उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई है जिनको देख के मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी। आपका हमारा इंडस्ट्री अलग है, पर हमारा वीडियो तो नहीं देखा होगा आपने यूट्यूब में? हमने देखा, आपके कई सारे वीडियोस देखे। जब मैं पता चला हम आपके पास आ रहे हैं तो वैसे पापा बहुत सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, या छोड़ देते हैं अभी इस दिन तो तुम खुद रिकॉर्ड कर लेना ऐसा। लेकिन जब आपकी बात हुई ना कि विवेक सर बुला रहे हैं, तो मैंने ही पापा को बोला, पापा हमको जाना है, मुझे बहुत पसंद है इनके वीडियोस ऐसा। नहीं, थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा आज मैथिली जी से मिल करके। वैसे ना अभी पीछे मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है। आपने घर पे मैनुअली शुरुआत करी और सब कुछ मैनुअल आपने करते 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 इतना ग्रोथ लिया। आजकल एक आ गया सिस्टम, इसको बोलते हैं ऑटो ट्यून। तो उसमें क्या कोई भी गाता है आवाज़ सुरीली हो जाती है। उसमें मैं तो बिल्कुल नहीं गाता अपनी ज़िंदगी में, मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है, लेकिन मैं भी गाऊँ तो लगेगा वो बात बन गई है। हाँ, सलमान खान सिंगर बन गए, आलिया भट्ट बन गए, आमिर खान बन गए ऑटो ट्यून के चक्कर में। तो बड़ा फ़ायदा तो हो रहा है। म्यूज़िक लवर को अगर समझ में कैसे आए कि यार ये बंदा अच्छा गाता नहीं गाता, क्योंकि अपने लोग को तो नॉलेज ही नहीं है। अभी सबको सब आता है समझ में। अभी के समय पे सब इतने अवेयर हैं हर एक फील्ड में। इवन मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊं कि एक रियलिटी शो पे मैं बहुत डिलिजेंटली पहले देखा करती थी। हर रियलिटी शो में हर कंटेस्टेंट को बहुत गौर से देखती थी। तो कई बार की बात है, मेरे कुछ फेवरेट जजेस हैं, मैं उनका रिमार्क बहुत अच्छे से सुनना पसंद करती हूँ। जैसे सोनू निगम जी हो गए, जावेद अली हो गए, मतलब बहुत ऑनेस्टली शंकर महादेवन जी हो गए। इन लोगों की बातें या फिर ये जो कंटेस्टेंट को जो समझा रहे होते हैं ना, तो उसमें मैं एज ए लिसनर जब सुनती हूँ तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है कि इन्होंने जो बोला ये मैं खुद भी करूँगी। तो ऐसा कई बार हुआ कि वो कुछ बता रहे हैं ना कि तुम्हारा इस लाइन में यहाँ पे सुर बिखरा, फिर तुम ठीक हो गई। वो कंटेस्टेंट को ऐसा बता रहे हैं, मैं टीवी पे सुन रही हूँ, लेकिन मैं खुद सुन रही हूँ कि कंटेस्टेंट ने तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सुर में गाया। तो इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े जज हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑफ गया? और ऐसा मैंने 10-15 बार ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैं फिगर आउट कर पाई कि रियलिटी शोज़ में भी आजकल ऑटो ट्यून का इस्तेमाल हो रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही दिखता है कि किस प्रकार ऑटो ट्यून का बोलबाला है। हालांकि ये भी है कि ऑटो ट्यून में भी कई ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उसमें भी टेक्निकल टीम इतनी ज़्यादा टेक्निक स्ट्रांग हो गई है कि वो पता भी नहीं चलता कि वो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल हो रहा है।
तो वही बात है, लता जी के समय में, आशा जी के समय में वो लोग को बस वो खड़े होकर के कहीं गा भी दे तो वही ऐसा लगता था कि अमृत घुल गया बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अभी के समय पे गाने आते हैं और कुछ ही महीनों बाद वो गायब हो जाते हैं, महीने भी नहीं, अब तो मैं बोलूँगी हफ्ते में उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, वो गाने गायब हो जाते हैं। ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, मैंने देखा है हर 3 से 5 साल में एक सिंगर का ट्रेंड पूरा बदल जाता है। पूरा लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। हम हैरान हो रहे हैं, दलेर मेहंदी एक टाइम पे इतने पॉपुलर थे, मिक्का का अपना एक समय था, एक वो जो 4 बोतल वोडका हनी सिंह, एक उनका अपना एक समय था। मतलब स्पैन धीरे धीरे मुझे ऐसे लगता है कि वो कम होते जा रहा है एक आर्टिस्ट की लाइफ। कम हो रहा है, ये बहुत फ़र्क आ रहा है इसमें। और हम लोग ये देखते हैं कि 3 से 5 से 6 साल के अंदर एक ऐसा नया ट्रेंड अलग आता है, उसके बाद सब लोग उस तरफ बढ़ जाते हैं। अरिजीत सिंह का ट्रेंड वहाँ चले जाएंगे, बादशाह का ट्रेंड आया फिर वहाँ चले जाएंगे। फ़र्क आ रहा है पूरा, कंटिन्यूस 5, 7, 8, 10 गाने 15 गाने एक आदमी के हिट चलते हैं तो वो ट्रेंड सा बनने लग जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं सिंगर को, और केवल सिंगर नहीं मैथिली, हर इंसान को अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए क्या करना चाहिए? अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर आप जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह पे खड़े हो गएंगे तो आपके आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। जैसे कि मुझे लगता है आप भी अपने इतने सारे शोज़ में, अपने इंटरव्यूज़ में, हर एक इंटरव्यू में आप कुछ नई नई चीज़ें लाते हैं ताकि इस बार अच्छा हो, इस बार और अच्छा हो, यही होता है। और मुझे लग रहा है कि बाकी सिंगर्स की बात अलग है, मेरा जोन बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगी। जिसके पास दम है, जिसके अंदर दम है, जो असली आर्टिस्ट है, जिसने सीख के गाया है, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी साल उनको इंडस्ट्री में बीत गए हों। काफ़ी ऐसे नाम है जो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगी, मतलब ऐसे हैं जिनके अंदर दम है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। आपने बताया कि आप अपने कुछ अच्छे जजेस को सुनती हैं, उनसे सीखती हैं। ऐसा क्यों करेक्शन दिया, ऐसा क्यों करेक्शन दिया, रिवाइंड करके फिर से चेक किया, सीखते हैं। हर क्रिएटिव आदमी का अपना सीखने का तरीका होता है। ए.आर. रहमान जी कहते हैं जब मैं कुछ नया बना रहा हूँ सारी रात जग करके, हाँ, रात में ही दिमाग खुलता है। आपका अपना क्रिएटिविटी लाने का क्या तरीका है? क्या आपने कोई नुस्खा अपनाते हैं, यार मैं ऐसे क्रिएटिव ज़्यादा हो जाती हूँ? अपने आप वो सोच के नहीं आता है कि हमको अभी क्रिएटिव होना है, आज तो हम होएंगे या फिर ऐसा करेंगे। एकदम से ब्रश करते करते कुछ हिट हो जाता है, मम्मी के साथ कुछ हेल्प करते करते एकदम से दिमाग में कुछ हिट हो जाता है, अरे ये अच्छा लग रहा है। फिर अब वो कुछ अच्छा लगे तो उसको दोहराते गए, दिन भर में 50 बार दोहरा दिया, फिर कुछ नया अच्छा बन के आ गया। या फिर मुझे मेरी क्या आदत है, मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ, मुझे चाहे वो भाषा आती हो या नहीं आती हो, लेकिन उस भाषा के कम से कम 150 गीत तो मैंने सुने ही होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे वो भाषा आती हो ना आती हो, 150 गीत भी सुने और गा भी दिए। मैं ये देख रहा था हिंदी में, बंगाली में, मैथिली में, उर्दू में, मराठी में, भोजपुरी में, पंजाबी में, तमिल, इंग्लिश, कितना कुछ गाया आपने। ये कैसे कर लिया? मुझे एकदम से कुछ पसंद आ जाता है। जैसे गढ़वाल के जो लोग हैं, अपने पहाड़ के जो लोग हैं, उनके लोकगीत का एक अलग ही टेस्ट है। वो सुनते गई, मैंने एक गीत सुना, मुझे इतना अच्छा लगा कि और 4-5 सुन लिया। फिर और मैं 1 महीने तक सिर्फ मांगल गीत ही सुनते रह गई। उनका हल्दी हाथ का गीत होता है, वो सुनते रह गए। फिर मुझे लगा ही नहीं कि ये भाषा मुझे आती नहीं है। एक दिन गाने बैठी और रिकॉर्ड कर लिया बस। ऐसे तो कहा जाता है म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज, और आपने करके भी दिखाया। बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन आप क्या है, मुझे लगता है कि पहले आप म्यूज़िक में चले जाती हैं, फिर म्यूज़िक आप में चला जाता है, उसके बाद म्यूज़िक बाहर निकल के आ जाता है। आई डोंट नो कैसे हो जाता है। तो मैं ये आपके कुछ ये शारदा सिन्हा जी, मालिनी अवस्थी जी के बाद छठ पर्व पे आपने भी कुछ काम किया, आपके गाने सुने जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी सुने हो कि तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये लोग भी मेरे को माफ़ नहीं करेंगे अगर मैंने आपसे कोई अपने फैंस के लिए कोई छठ का कोई या इस दिशा में कोई पॉपुलर गाना मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया। तो मुझे लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में पिटाई होती है आजकल। तो पिटाई का तरीका अलग है, डिजिटल पिटाई तो कमेंट बॉक्स में होती है। हाँ, एनीथिंग यू लाइक। हाँ, मेरा भी वैसे छठ का गीत है, लेकिन मेरा जो पसंदीदा छठ का गीत है, जो बचपन से सुनते आ रही हूँ, वो सुनाऊंगी मैं। सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोर भिन सर, आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एती
अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपने गाया, मुझको अच्छा लगा, और सोशल मीडिया की टीम बोले कि डिजिटल पिटाई से बचा लिया आपने हमारे को। बॉलीवुड में ऐसा कौन सा सिंगर है जिसकी हाइप बहुत है लेकिन दम नहीं है? इसका तो देना पड़ेगा आंसर। नहीं, पिटवाएंगे आप। चलो छोड़ देते हैं। बॉलीवुड में कोई ऐसा सिंगर जो कि बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका नाम नहीं हो पाया किसी कारण से? एक्चुअली अभी कुछ समय पहले ऐसा जब एक सडन न्यूज़ आई थी के बारे में कि उनकी डेथ हो गई, वो भी परफॉर्म करते, मतलब मुझे लगता है मैं कभी इतनी दुखी नहीं हुई होंगी जितना उस दिन। एक उनके जाने के बाद तो ऐसा लगा कि सब उन्होंने जितने भी गाने गाए एक बार दोबारा से सुने, या फिर मुझे लग रहा है कि उस समय के बाद उन्हें लोग और ज़्यादा ढूंढना शुरू कर चुके। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या मिला है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी मम्मी को, वैसे लोग ज़्यादा नहीं देखे हैं, सिर्फ व्लॉग्स जो फॉलो करते हैं उसमें देखते हैं, लेकिन लोग जब मुझे बाहर मिलते हैं जिन्होंने मम्मी को कभी देखा भी नहीं है, वो लोग भी मम्मी की तारीफ़ करते हैं कि मुझे भारती जी का संस्कार, हमको भी ऐसे ही पेरेंट्स बनना है। बहुत खूब, बहुत खूब। म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आगे चल के आपको कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या एक चीज़ आपको लगता है इसको बदल के छोड़ूंगी? मैं इंडस्ट्री से काफ़ी दूर हूँ, मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसना भी नहीं है, ना ही उधर कुछ बदलना है। मैं इधर एक अलग इंडस्ट्री बनाना ज़रूर चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि आपके दोनों भाइयों में ज़्यादा अच्छा सिंगर कौन है? अभी के समय पे अयाची। मैथिली और अयाची में कौन ज़्यादा अच्छा सिंगर है? मेरे ख्याल से अयाची। अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानती है मैथिली हम? मुझे जो लोगों का प्यार मिल रहा है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, ज़्यादा डर कब लगा था? पहली बार जब आप स्कूल में गई थी या पहली बार रियलिटी शो में गई थी? जब पहली बार स्कूल में गई थी। पहली बार स्कूल में गई थी, ओके। आपके पापा कभी कभी क्या वो हानिकारक बापू की तरह सख्त भी हो जाते हैं? रेयर, 100 में से 1% का चांस होता है कभी कभार। जब आप इवेंट्स में जाती हैं, आपसे सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से गानों की होती है? अरे पूछिए मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब किसी इवेंट में जाती हूँ तो मैं अपने पसंद से कुछ भी नहीं गाती हूँ। सब आता रहता पर्ची? सब पर्ची नहीं, सामने से मैथिली नगरी हो अयोध्यासी, मैथिली हमारे पहुना। अलग अलग जगह के लोग होते हैं ना एक जगह पे इकट्ठे, वहीं पे कोई हमारे पहाड़ी भाई होते तो मैथिली मांगल गीत ऐसे, तो सब मैं से पूरे 2 घंटे में परफॉर्म करती हूँ, तो 2 घंटे सिर्फ उन्हीं के पसंद से गाती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। इतना मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा है। मैं अभी तक आपका इवेंट क्यों नहीं अटेंड किया? क्यों नहीं किया? मुझे भी दुख हो रहा मुझे है। लग अब रहा आपको है अब आना आपको चाहिए। आपके इवेंट में आना चाहिए। वहाँ पे आकर के हम भी कोई आवाज़ मारेंगे, मैथिली मैथिली ये वाला जो। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनसे आप मिलना चाहते हैं, यार इनसे मिलना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। सिर्फ 22 साल की उम्र में पा लिया इन्होंने ऐसा मुकाम। लोकगीत और भक्ति संगीत में धूम मच रहा है और मचाया जा रहा है इनका नाम। आज इतना सोशल मीडिया पे आप फेमस हो गई हैं मैथिली जी, माँ सरस्वती से आपको सिर्फ सुर संगीत नहीं बल्कि और सद्बुद्धि और सादगी और समझ भी मिली है, और इसी को आपने अपने वीडियोज़ के द्वारा सब तक पहुँचाया। आपकी उम्र छोटी है मैथिली जी, लेकिन आप और आपके सुंदर से जवाब और आपके जवाब में झलकती आपकी सोच वो बहुत बड़ी है। उम्र भले ही आपकी शायद 22 की है, तो शायद इसीलिए आपकी आवाज़ किसी की मोहताज नहीं रही। मैथिली जी, आपने सिर्फ मंच ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के मन जीता है। आज मेरा हृदय और जीत लिया है, और मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं कब आपके लाइव शो में जाऊँगा, वहाँ आवाज़ मारूँगा मैथिली में आया हूँ। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच को संगीत से सजाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को किसको शेयर करना है वो आपको पता है, मुझको नहीं पता। मैं अपने आप को शेयर जरूर करने वाला हूँ। सब अपने मम्मी पापा को जरूर शेयर करेंगे। वाह, मम्मी पापा को शेयर मुझे जो भी लोग मिलते हैं बाहर यही बोलते हैं कि मेरी मम्मी आपकी फैन है, मेरे पापा फैन है। अरे वाह, अरे वाह। कमेंट करिए आपको मैथिली से मिलकर कैसा लगा, क्या अच्छा लगा आपको। और बस थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। मिलते हैं अगले बुधवार, आपसे एक और नई कहानी लेके आएंगे आप तक। जिसने बड़ा भारत को बड़ा भारत बनाया उसको आप तक पहुंचाएंगे। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली, आपका विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।